दिस इज अभिजीत फ्रॉम नरेश ट्यूटोरियल्स। आज से हम फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस। ठीक, इसके पहले आपने क्लास 9 में लाइट चैप्टर पढ़ा। लाइट में आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास कर्व सरफेसेस पढ़े, स्फेरिकल मिरर्स पढ़े। लेकिन अब बात आती है रिफ्रैक्शन की। ठीक, तो रिफ्रैक्शन होता क्या है उसके पहले कुछ दो चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें है पहला रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो पहला देखते हैं रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम क्या होता है? ऐसा मीडियम जिसके मॉलिक्यूल जो हो ठीक बहुत दूर दूर हो, जिसमें लाइट ट्रेवल करने में ज्यादा दिक्कतें ना हो। अगर दूर दूर होंगे, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई मीडियम है, लाइट स्ट्रेट ट्रेवल आराम से कर ली जाएगी। रेयरर का क्या मतलब है? जिसकी डेंसिटी बहुत कम है। कम मतलब इंग्लिश में बोले तो रेयर, रेयर मतलब कम। ठीक, बहुत सारा बार आपने सुना होगा रेयरर स्पीसीज। रेयरर स्पीसीज मतलब बहुत कम। तो यहाँ पे रेयरर का यही मतलब है जिसके एटम्स क्या होते हैं, बहुत कम, यानी डेंसिटी कम होगी। ठीक, उसमें लाइट आराम से ट्रेवल करेगी। वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी। दो पॉइंट अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो उनके बीच की वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक, अगर v से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको यहाँ v ही मिल रही होगी। ठीक, तो ये बात हो गई रेयरर मीडियम की। अब रेयरर मीडियम के एग्जांपल ले लें तो जैसे आपका है एयर, सिंपलेस्ट एग्जांपल है। ठीक, एयर क्या है? गैसियस मीडियम है। गैसेस में तो वैसे मॉलिक्यूल दूर रहते हैं, मॉलिक्यूल दूर होंगे तो क्या होगा, डेंसिटी कम, तो ये रेयरर मीडियम हो जाएगा। तो ज्यादातर हम इस चैप्टर में एयर ही रेयरर मीडियम का यूज करेंगे। अब बात करते हैं डेंसर मीडियम की। डेंसर मीडियम, रेयरर में क्या था, डेंसिटी कम। अब डेंस मतलब जहां पे एटम्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, यानी गैस छोड़ के, गैसेस मीडियम छोड़ के आपके जो लिक्विड एंड सॉलिड मीडियम बचे वो आपके किस में आएंगे, डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर में क्या होता है, अब यहां से लाइट ट्रेवल होगी तो एटम को पास करना पड़ेगा। जब एटम से पास होगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर यहाँ v1 है तो यहाँ आपको v2 मिल रही होगी, और क्या होगा, v1 इज लेस देन, v1 इज ग्रेटर देन v2। ठीक है, तो जो आपकी एंडिंग वेलोसिटी होगी लाइट की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो स्टार्टिंग वेलोसिटी थी वो आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ये है आपका डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम का एग्जांपल लें तो सिंपल सा है, लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस। लेकिन बात आती है, अगर दो मीडियम दिए हैं आपको, एक है आपका लिक्विड, एक है आपका सॉलिड, तो उन दोनों में एक रेयरर होगा, एक डेंसर होगा। तो वो कैसे मेजर करेंगे? तो अगर मान लीजिए आपको सॉलिड और लिक्विड दिया हुआ है तो उस केस में क्या हो जाएगा, लिक्विड जो है आपका वो रेयरर मीडियम हो जाएगा। क्यों? सॉलिड के कंपैरिजन में आपकी लिक्विड में डेंसिटी कम होती है, एटम्स थोड़े दूर दूर रहते हैं, लेकिन सॉलिड में क्या है, एकदम पास पास। तो वहां पे क्या हो जाएगा, लिक्विड जो है आपका वो रेयरर मीडियम हो जाएगा और सॉलिड जो है आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सिलेक्शन करते हैं रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम की। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन एक फेनोमेना है, ठीक है, जिसमें बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। कहां पे? जहां से दो मीडियम सेपरेट हो रहे होते हैं। और किसके अलोंग से बेंडिंग होती है, वो आपका होता है नॉर्मल टू द प्लेन। अगर फिगर के हिसाब से बात करें तो ये हो गई आपकी सेपरेटिंग सरफेस। इसके ऊपर क्या होगा, एयर मान लेते हैं, नीचे क्या मान लेते हैं, वाटर। ठीक है, सनलाइट का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक, ये एग्जांपल आपको रियल लाइफ में देखने को मिलेगा, जहां पे भी वाटर सरफेस होगी उसके ऊपर क्या होगी, एयर।
एक लेयर से वो क्या हो रहा होगा, सेपरेट हो रहा होगा। तो ये हो गई आपकी सेपरेटिंग सरफेस। ठीक, अब इन दोनों में रेयर और डेंसर की बात करें तो आपका एयर क्या हो जाएगी, रेयर और मीडियम हो जाएगी। ठीक, वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक, नॉर्मल की बात कर लेते हैं। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री से एक इमेजिनरी लाइन जा रही होगी। ठीक, अब यहां से आपकी लाइट इंसिडेंट हुई, ये आपकी हो गई इंसिडेंट रे, ये एंगल हो गया आपका इंसिडेंट एंगल। अब रिफ्लेक्शन में क्या होता था, जानी स्ट्रेट चाहिए थी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता था तो स्ट्रेट निकल जाती थी। लेकिन यहां पे क्या है, रिफ्रैक्शन है और दो अलग अलग मीडियम है। ये आपका मीडियम 1 होगा, ये आपका 2। जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल आपका कम हो जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ। जब भी रेयरर से डेंसर जाएगी आपका रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, ऊपर से कुछ वेलोसिटी से आई, मान लीजिए v1। ठीक, यहां पे आपको वेलोसिटी वही मिली, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये वेलोसिटी आपको सेम मिली। फिर उसके बाद क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होगा, डेंसर हो गया तो क्या हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। और क्या होगा, वेलोसिटी जब कम होगी तो एंगल जो होने लगेगा वो कम होने लगेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एटम्स की डेंसिटी ज्यादा है तो कुछ कहीं पे क्या होगा, एटम से टकरा के वो क्या करेगी, अपने पाथ से डाइवर्ट होगी। ठीक, जब डाइवर्ट होगी तो वो कितना होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल आपका कम होगा कंपैरिजन टू इंसिडेंट एंगल। ठीक, तो ये होता है आपका रिफ्रैक्शन। ये हो गया आपका केस 1। ठीक, केस 1। अब केस 2 की बात कर लेते हैं। ठीक, अब केस 2 में क्या ले लेते हैं, ऊपर डेंसर ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए फिर वही वाटर, और सेकंड मीडियम आपका हो जाएगा एयर। ये क्या हो जाएगा आपका, रेयरर मीडियम। सारी चीजें वही रहेंगी, इंसिडेंट एंगल हो गया। ठीक, ये आपकी नॉर्मल हो गई। अब क्या होगा, जब डेंसर से आपका रेयरर मीडियम में लाइट इंटर करेगी तो भी डाइवर्जन होगा। ठीक, लेकिन डाइवर्जन वो क्या होगा, वहां पे रिफ्रैक्टेड एंगल जो होगा आपका वो बढ़ जाएगा, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ये आपका हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल। इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ये चीज, ये आपको कब होगा, जब डेंसर से रेयरर में जाएगी। और पिछला केस कौन सा था, जब रेयरर से डेंसर में जा रही थी। ठीक, ये दो केस हो गए। एक आता है आपका स्पेशल केस। ठीक, स्पेशल केस मतलब जहां पे डाइवर्जन नहीं हो रहा होगा, वो कैसे देखते हैं। आपको याद होगा लाइट चैप्टर में एक केस था, जब इंसिडेंट एंगल आपका 0 हो जा रहा था तो क्या हो रहा था, उसी पाथ पे लाइट
रिवर्स हो जा रही थी, आपको कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा था। सेम केस यहां पे भी आता है। वो कैसा केस होगा, मीडियम वही 1 2, ठीक, दो मीडियम ले लेते हैं, ऊपर वाला रेयरर ले लेते हैं, नीचे डेंसर ले लेते हैं, ठीक, नॉर्मल ले लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। ये आपकी सेपरेटिंग सरफेस हो गई। अब क्या होगा, जब आप इंसिडेंस क्या कराएंगे, नॉर्मल के अलोंग ही कराएंगे, ठीक, यही आपकी क्या हो गई इंसिडेंस। और क्या हो गया, एंगल जो होता है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का होता है। जब दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई या कोइंसाइड कर गई, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 0 हो जाएगा, ठीक। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, जब आप सेम मीडियम में जा रहे होंगे और मीडियम चेंज होगा, डाइवर्जन उतना ही होता है। ये एंगल अगर बड़ा होगा तो उसी के रिस्पेक्ट में ये एंगल छोटा हो जाता है। लेकिन जब ये एंगल ही 0 हो गया तो डाइवर्जन कितना लेंगे, डाइवर्जन तो फिर होगा नहीं, तो फिर क्या होगा, उसी पाथ पे क्या होगी, रिफ्रैक्शन हो जा रही होगी, ठीक। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 0, ठीक है। तो यहां पे आपको कोई भी डाइवर्जन नहीं मिलता है। कब, जब आपकी इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाते हैं, 0 0 मतलब अलोंग द नॉर्मल, ठीक। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। पहला ले लेते हैं ग्लास स्लैब, ठीक। ये आपका ग्लास स्लैब हो गया, ये आपकी एयर हो गई, ये आपका ग्लास हो गया, फिर यहाँ पे एयर हो गई, ठीक। एक नॉर्मल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब एक इंसिडेंट रे फॉल करते हैं, ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, फिर ये मीडियम 1। अब क्या होगा, एयर आपकी रेयरर है, ये आपका डेंसर है, तो डेंसर में क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। ये आपकी बेंडिंग हुई, फिर ये पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया। अब डेंसर से रेयरर में, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक। ये आपका फाइनल रे आपको मिलेगी। अगर ये और ये रे देखें तो ज्यादातर केस में क्या होती है, ये और ये रे जो आपने पहले इंसिडेंट करी और जो आपको लास्ट में रिफ्लेक्टेड रे मिली, ये आपस में क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक। तो ये डिफरेंस आता है अगर मीडियम चेंज हो रहे होते हैं तो, और वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, ठीक। तो ये और ये रे क्या हो जाती है, पैरेलल हो जा रही होती है। अब दूसरा केस देखते हैं आपका प्रिज्म का। ठीक, मान लेते हैं ये ट्रायंगल प्रिज्म है आपके पास, ठीक है। अब यहां से आपने इंसिडेंट रे फॉल कराई, अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर देखेंगे तो आपका ये मिलेगा, ठीक। इंसिडेंट रे है, ये आपका मीडियम ग्लास है, ये आपका एयर है, तो रेयरर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो मतलब ये हो जाएगा, ठीक। फिर वही चीज इसके नॉर्मल, ये फिर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो ये आपको लास्ट में रिफ्लेक्टेड रे मिल रही होती है।
ठीक, तो इस तरह आपका रिफ्रैक्शन हो रहा होता है ग्लास स्लैब में एंड ग्लास प्रिज्म में। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, इसको अलग अलग जगह अलग अलग डिनोट किया जाता है। कहीं पे म्यू देते हैं या एम देते हैं, तो कहीं पे आपको ये मिलेगा, कहीं पे आपको ये, गलत दोनों नहीं है। ठीक, अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों साइन मिल जाएंगे। ठीक, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? पहली चीज ये क्या होती है आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक, डेंसिटी का नाम तो सुना होगा कि कितना मास है, कितने एटम इसमें प्रेजेंट है। ठीक, एक पर्टिकुलर एरिया जब हम उसकी कंसंट्रेशन लेते हैं तो उस हिसाब से हम रेयर डेंसर कंसीडर करते हैं। तो ये क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करता है कि जिस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है वो क्या है, रेयरर है या डेंसर है। अगर दो मीडियम है तो उसके कंपैरिजन में कौन सा रेयरर होगा, कौन सा डेंसर, कौन सा कितना रेयरर होगा किस डेंसर के कंपैरिजन, कौन सा कितना डेंसर होगा रेयरर के कंपैरिजन। ये क्या है? सिंपल सा रेशियो होता है। ठीक, और ये यूनिटलेस होता है। ठीक है, ये यूनिटलेस होता है, सिंपल सा रेशियो होता है। अब इसमें करते क्या है ये तो आपको पता ही हो गया कि रेयर मीडियम में क्या होता है, लाइट ट्रेवल फास्ट। ठीक, और डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल स्लो। ठीक, स्टार्टिंग में बता दिया। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मेजर होगा? अगर रेयरर है, ठीक, रेयरर है या डेंसर है, अगर मान लेते हैं कंसीडरेशन में डेंसर, तो डेंसर में क्या होगा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा मतलब सिस्टम आपका डेंसर हो गया। ठीक, और वहां पे क्या हो गई, स्पीड क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो गई। ठीक, तो डेंसर मीडियम में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। ठीक, ऑप्टिकल डेंसिटी तो है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई हो जाता है डेंसर मीडियम में। और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाती है। तो अगर इसको आपस में रिलेशन निकालना चाहे तो ये यहां से क्या निकलेगा, v is inversely proportional to v। v क्या है, velocity of light in that medium। ये आपका हो गया। अगर आपने दो मीडियम कंसीडर किए, इसका मान लीजिए μ1 और इसका मान लीजिए μ2, तो अगर आप इस फॉर्मूले से μ2 by μ1 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां पे μ1 तो v1 ऊपर आ जाएगा और μ2 तो v2 नीचे आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस रेशियो को और कैसे लिख सकते हैं, μ2। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक, यानी जिसके कंपैरिजन में कर रहे हैं वो पहले लिखा जाएगा और जिसका साथ कर रहे हैं वो क्या लिखा जाएगा, बाद में। एक और शॉर्ट ट्रिक जान लीजिए, अगर आपको यहां ऐसा कभी लिखा मिले और आप बोल कैसे क्या लिखते हैं, तो जो पहले लिखा है उसकी वेलोसिटी मार जाओ, तो इस रेशियो को कैसे लिखते हैं। ठीक, जिस मीडियम के लिए हम मेजर कर रहे हैं उसको बाद में और जिसके साथ कर रहे हैं उसको पहले। अब अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाए कि आपको ये लिखा मिले और आपको समझ में ना आए कौन सी वेलोसिटी ऊपर कौन सी वेलोसिटी नीचे, कुछ नहीं करना है,
जो पहले नंबर लिखा रहेगा वो वेलोसिटी आपकी ऊपर, और जो नंबर बाद में लिखा रहेगा उसकी वेलोसिटी नीचे। तो सिंपल सा v1 बाई v2। अगर यहीं पे आपको लिखा मिलता u1 विद रिस्पेक्ट टू 2 तो क्या हो जाता v2 बाई v1। बस, तो इतनी सी चीज आप याद रखिए और रेशियो निकालते रहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे मेजर किया जाता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी होती है, यानी vg, तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको पूछा जाए कि vg बाई va कितना होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ ग्लास बाई वेलोसिटी ऑफ एयर। ठीक, ये पूछा जाए तो कैसे मेजर, सॉरी ये तो वेलोसिटी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू जी बाई म्यू ए पूछा जाए तो कैसे मेजर करेंगे? ये आपका ग्लास ऊपर है तो ग्लास वाली वेलोसिटी आपकी नीचे जाएगी, मतलब vg, और एयर नीचे है तो वेलोसिटी ऑफ एयर कहाँ जाएगी? ऊपर। तो ये क्या होगा? 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2 इंटू 10⁸, क्या मिला? 1.5। ठीक, म्यू जी बाई म्यू ए। और कैसे लिख सकते हैं इसको? म्यू ए जी। ठीक, अब यहां से मेजर किया जाए, ये आपको क्या बता रहा है कि ग्लास का जो मीडियम है वो एयर के 1.5 गुना ज्यादा डेंस है। ठीक, यानी रेयरर मीडियम के 1.5 गुना डेंसर मीडियम है कौन सा? ग्लास। तो ये रेशियो आपको ये बताता है, ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। ठीक, तो ये आपका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो है आपका स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है? पहले देखते हैं कि वही पहले केस, मीडियम क्या है? कांस्टेंट। ठीक, इस वाले केस में क्या है? ये एयर है, ये वाटर है। इस वाले केस में क्या है? ये वाटर है और ये एयर है। ठीक, वही चीज, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल। इस वाले केस में क्या होगा? ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल और ये रिफ्लेक्टेड है। ठीक, तो अब स्नेल्स ने क्या किया, ये जो डेविएशन हो रहा है रेयरर से डेंसर या डेंसर से रेयरर, तो इन्होंने सिंपल सा एक लॉजिक लगाया कि ये हो किस लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है कि ये इतना टेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल, ये इतना अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसका कोई तो रेशियो होगा जिसके अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट चल रहा है। तो उन्होंने इन्वेंट किया कि साइन आई बाई साइन आर जो रेशियो होगा, कोई भी जब मीडियम कांस्टेंट होंगे तब, ठीक, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लेकिन कब? जब दोनों मीडियम आपकी कांस्टेंट होंगे और उसी के अलावा आप क्या देख रहे होंगे? डेविएशन ले रहे होंगे। तब जब मीडियम अलग हो जाएंगे तो फिर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर मीडियम 1 और 2 है, वो अलग चीज है कि पहले कौन सा आ रहा है बाद में कौन सा, लेकिन मीडियम क्या होना चाहिए? एयर और वाटर ही होने चाहिए, पूरी एजम्पशन जब तक ले रहे हैं तब तक।
ऊपर कोई भी हो नीचे कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस केस में क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। कब? जब मीडियम इज सेम इन होल कंसिडरेशन। ठीक, तब के केस में साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refracted is constant when the same medium is taking under consideration। ठीक, तो ये हो गया आपका स्नेल्स लॉ। बहुत जगह कंफ्यूजन होती है क्या कि इसको हम बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन सीधा स्नेल्स लॉ से ये नहीं मिला था कि इसका रेशियो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। उसके लिए अलग कैलकुलेशन की गई थी जहां से हमने रिलेशन निकाला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू और इसकी रेशियो की वैल्यू लगभग सेम आती है। तो हमने अप्रॉक्स के केस में इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया था, लेकिन स्नेल्स लॉ में केवल इसका रेशियो इक्वल्स टू कांस्टेंट बताया गया। तो ये आपका स्नेल्स लॉ अगले लेक्चर से शुरू करेंगे कि ये कैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। दिस इज अभिजीत फ्रॉम नरेश ट्यूटोरियल्स। कल हम पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सर्फेसेस। वहां पे बात हो चुकी थी आपकी स्नेल्स लॉ तक, जहां से आपको रिलेशन मिला था साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक, वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आया था, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज की वीडियो के लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कि वो रिलेशन कैसे आता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हुई है, तो कल एक एग्जांपल की बात करे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसको डिनोट करते हैं म्यू से और एन से। ठीक, इसकी बात कल हम कर चुके थे। एग्जांपल की बात हुई थी कि वेलोसिटी ऑफ एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक, तो वहां से एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि जब आपका एक मीडियम जो है एयर फिक्स हो गया, दूसरा मीडियम आप कुछ भी लेंगे, तो उसके लिए एक जनरल रिलेशन निकल के आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए C बाई V का, जिसमें C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और V क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, और ये किसमें है, एयर में। तो ये आपका एक कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये C बाई V क्या है। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आपका एक मीडियम एयर होगा और दूसरा मीडियम आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, लेकिन एक मीडियम आपका एयर होना ही चाहिए। और आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में निकाले होंगे दूसरे मीडियम का। ठीक, मतलब आप इस मीडियम की स्टडी कर रहे होंगे और ये क्या है आपको दे रहा होगा म्यू सी वी, ऐसा कुछ। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तब आपका ये फॉर्मूला आता है। अब बात करते हैं कंडीशन की। कंडीशन किस चीज की, कि कब डाइवर्ट होती है लाइट सेम पाथ पे। ठीक, कल बात करी थी कि इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के 90 डिग्री होती है, यानी प्लेन के 90 डिग्री, मतलब पहला कंडीशन क्या हो जाएगी, एंगल आई इक्वल्स टू 0। 0 क्यों? जब प्लेन के परपेंडिकुलर आप लाइट फॉल कराएंगे तब आपका क्या होगा, उसी पाथ पे लाइट चली जाएगी। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम के, मतलब ये आपका मीडियम 1 हो गया, ये आपका मीडियम 2 हो गया। ठीक, बाई चांस क्या हुआ, यहां पे भी मीडियम एयर है और यहां पे भी मीडियम एयर है, आपने बीच में ग्लास रख दिया सेपरेटिंग सरफेस का, और ग्लास की थिकनेस बहुत कम है, बहुत कम। ठीक, बहुत कम मतलब लगभग ट्रांसपेरेंट। ठीक, थिकनेस मतलब 0.5 mm के आसपास। तो उसमें क्या होगा, यहां से लाइट जाएगी और यहां से स्ट्रेट दिखेगी आपको। क्यों?
हल्का सा डेविएशन होगा लेकिन आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो उस केस में आपको क्या लगता है कि एकदम स्ट्रेट लाइन में लाइट जा रही है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि मीडियम, पहले मीडियम और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाता है। क्यों? यहाँ पे भी क्या है, एयर है, यहाँ पे भी क्या है, एयर है, और बीच में क्या है, सेपरेटिंग मीडियम है। ज्यादातर केस में क्या होता है, ये सेपरेटिंग मीडियम मीडियम 2 का काम करता है। कब? जब उसकी थिकनेस जो होती है वो हम आइडेंटिफाइड कर लेते हैं, तो वहां पे रिफ्रैक्शन प्रोसेस हो जाती है। लेकिन जहां पे थिकनेस की बहुत कम हो गई आपकी, तो वहां पे क्या होता है, लगभग दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, मीडियम सेम है। तो यहाँ पे सारा काम जो होता है वो आपकी, जो आपका सेपरेटिंग मीडियम है उसकी थिकनेस का ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपकी बात हो गई कंडीशन की। अब कुछ नोट्स की बात कर लेते हैं। बहुत बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट जो होती है वो चेंज होती है रिफ्रैक्शन के बाद कि नहीं। तो उसका आंसर क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी लाइट की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है आपकी सोर्स ऑफ लाइट पे, ठीक, कि वो मोनोक्रोमेटिक होगा कि डिफरेंट लाइट्स दे रहा है, उनकी क्या डिस्टेंस क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक। और फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगी, आपकी सोर्स ऑफ लाइट पे, कि सोर्स ऑफ लाइट आपका कैसा है। अगर सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगी तो वहां पे बात रिफ्रैक्शन की आएगी ही नहीं, ठीक। सोर्स ऑफ लाइट अगर आपका मोनोक्रोमेटिक होगा तो आपकी एकदम एक पर्टिकुलर एक लाइन दिखेगी। अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं होगा तो आपकी क्या होगी, एक बीम की तरह दिखेगी, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट पे जब डिपेंड होगी फ्रीक्वेंसी, तो रिफ्रैक्शन का उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक। यानी फ्रीक्वेंसी आपकी रिफ्रैक्शन के पहले जो थी वही आपकी रिफ्रैक्शन के बाद होगी, ठीक, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपकी फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं कि कभी कभी पूछा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप वेवलेंथ के टर्म्स में निकालिए, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो एक फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा था, न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा का, ठीक। न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सी आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, लैम्डा क्या है, उस लाइट की वेवलेंथ है, ठीक। अब बात करते हैं, ये सी क्या होती है, जनरली वेलोसिटी होती है। तो अगर ये आप यहां से अगर सी की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगी, न्यू लैम्डा, ठीक, या आप ए मान लीजिए। किस केस में, जब आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर में कितनी है, सी है। अब मान लीजिए आपने दूसरा मीडियम लिया, तो उस केस में क्या हो जाएगी, न्यू इक्वल्स टू वी बाय लैम्डा। अब यहां से v की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू लैम्डा डैश। क्यों, मीडियम चेंज हो गया तो वेवलेंथ क्या होगी, चेंज होगी, ठीक। क्यों, वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, आपकी वेलोसिटी पे, ठीक है। तो यहां पे लैम्डा हो गया, यहां पे लैम्डा डैश। अब ये a और b की वैल्यू जो है आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, न्यू इक्वल्स टू सी बाई वी, न्यू लैम्डा अपॉन न्यू लैम्डा डैश। अब आपका क्वेश्चन होगा कि न्यू सेम का है, अभी बात करी थी कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वो सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। तो सोर्स ऑफ लाइट आपका फिक्स ही होगा, जो एक आपको लाइट प्रोड्यूस कर रहा होगा उसी का आप रिफ्रैक्शन देख रहे होंगे। तो लाइट चेंज नहीं हो रही है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही होगी, ठीक। ये घटा तो आपको एक फॉर्मूला क्या मिला, लैम्डा बाई लैम्डा डैश है। लैम्डा क्या है आपका, वेवलेंथ इन एयर, और लैम्डा डैश क्या है, वेवलेंथ इन मीडियम, ठीक। तो ये एक आपको फॉर्मूला मिल गया वेवलेंथ के टर्म्स में, ठीक है। यहां तक बात हो गई है, तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। आपको फॉर्मूले कौन कौन से मिले, सी बाई वी का मिला, ठीक, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, वो मिला, लैम्डा बाई लैम्डा डैश मिला। उसके बाद
अब बात करते हैं, एक आपको फॉर्मूला मिला साइन आई बाई साइन आर का, लेकिन अभी उसको रिलेट करना बाकी है तो उसे हम लास्ट में काउंट करेंगे। तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आपके, बहुत बार क्या किया जाता है, एक रिलेशन पूछा जाता है ज्यादातर कि अगर मीडियम कांस्टेंट है, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू चेंज कर देते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 एंड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, इस रिलेशन का प्रूफ ज्यादातर पूछते हैं। ठीक है, एक इसी का दूसरा फॉर्म पूछते हैं, वो कौन सा है, ये। तो ये आता कहां से है, चलिए इसको प्रूफ करके हम देखते हैं। इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब हो गया कि लाइट जो है अपने ही पाथ पे रिवर्स भी हो सकती है, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी वही क्या हो जाएगी, अपने पाथ को क्या करेगी, रिवर्स होके आपको इंसिडेंट रे पे रिफ्रैक्टेड रे प्रोड्यूस कर रही होगी। कैसे, एक फिगर लेते हैं, ये आपकी क्या हो गई, सेपरेटिंग मीडियम, इसका मान लीजिए ये नॉर्मल हो गया। ठीक, अब ये नॉर्मल हो गया, एक आपने लाइन या इंसिडेंट रे फॉल कराई पॉइंट ओ पे, ये आपका क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, मान लेते हैं ये मीडियम आपका एयर है और ये आपका वाटर है। ठीक है, फिर ए पॉइंट से आपने फॉल कराई और आपको बी पॉइंट पे आपको रिफ्रैक्टेड रे मिल रही होगी। ठीक, उसका एंगल आपका हो गया आर। ठीक है, उसका एंगल हो गया आपका आर। अब क्या करते हैं, और सेपरेटिंग मीडियम एस और एस डैश मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ठीक, तो हम क्या निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा आपका, साइन आई बाई साइन आर। ठीक, अभी इसका प्रूफ हम इसके बाद वाले टॉपिक में देखेंगे कि कैसे प्रोड्यूस होता है ये रिलेशन। ठीक है, तो ये आपको मिला फर्स्ट फिगर से, जब आपने क्या किया, एस और एस डैश पे एयर से वाटर में लाइट आपने भेजी। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब क्या करेंगे, कंडीशन को बदल देंगे। बदल देंगे मतलब अब हम यहां से देखेंगे, यहां से इंसिडेंट रे फॉल होगी और हम यहां पे देखेंगे, यानी जो आपका एब्जॉर्बर था, ऑब्जर्वर, ठीक, ऑब्जर्वर जो था वो बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आ गया। ठीक, और ऑब्जर्वर क्या कर रहा था, रिफ्रैक्टेड रे को देख रहा था कि वो किस पाथ से होके जा रही है। तो अब उसके लिए क्या हुआ, ये इंसिडेंट हो गई, ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। तो क्या होगा, ये आपका जो रिफ्रैक्टेड रे था, रिफ्रैक्टेड एंगल, वो आपका क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल बन जाएगा केस 2 के लिए, और ये आपका मीडियम 2 हो जाएगा, ये आपका मीडियम 1। मीडियम 1 वो होता है जिससे इंसिडेंट रे ट्रैवल करती है, और मीडियम 2 वो होता है जिसमें रिफ्रैक्टेड रे आपको दिखती है। ठीक, ये हो गया आपका मीडियम 1, ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल सेकेंड केस के लिए। ये आपका केस 1 था। केस 2 के लिए आपने क्या किया, मीडियम बदल दिया। ठीक,
लेकिन एंगल आपको वही कांस्टेंट रखना है, तभी आप रिवर्सिबिलिटी शो कर पाएंगे। तो सेम एंगल पे ही आपने क्या किया, ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, केवल ऑब्जर्वर की पोजीशन बदली और कुछ नहीं बदला है। ठीक, ऑब्जर्वर की पोजीशन बदली, फर्स्ट केस में बी पे था, अब कहां है, ए पे। तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा, μ12 कैलकुलेट किया था, अब μ21 कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या होता है इंसिडेंट एंगल साइन आई, यहां पे इंसिडेंट एंगल क्या है, साइन आई। कंफ्यूजन ना हो तो आई डैश ले लेते हैं, ये आर डैश ले लेते हैं, तो साइन आई डैश बाई साइन आर डैश। अब ये देखिए जो आपका आई डैश है वो किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन आर, और जो आपका आर डैश है वो किसके बराबर है, आई के बराबर, तो क्या लिख सकते हैं, साइन आई। ठीक, ये आपकी इक्वेशन ए हो गई, ये आपकी इक्वेशन बी हो गई। अब कुछ नहीं करना, अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करना है। ठीक, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो समझ में आ ही रहा होगा कि हम बस पहुंच ही गए हैं प्रूफ कंप्लीट करने की। तो अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग ए एंड बी। ठीक, तो एक साइड आपको क्या मिल जाएगा, μ12 μ21। ठीक, μ12 की जगह पे आप क्या रखेंगे, साइन आई बाई साइन आर। ठीक, अब μ21 की जगह क्या रखेंगे, साइन आर बाई साइन आई। ठीक है, अब आप देख सकते हैं साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल, तो ठीक, ठीक है, तो ये आपको प्रूफ हो गया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपको पहला वाला रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे, ठीक है, कभी ये इधर हो जाता है, कभी ये इधर हो जाता है, तो वो आप अपने हिसाब से ट्रांसफर करेंगे तो आपको दोनों ही रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह प्रूव करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, और इसकी डिफिनीशन क्या होती है, द पाथ ऑफ द लाइट इज रिवर्सिबल। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द पाथ ऑफ द लाइट इज रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल कब, जब आप ऑब्जर्वर की ही पोजीशन केवल चेंज कर रहे हो, बाकी सब आपका क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक, सब आपके फिक्स रहें। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब चलते हैं हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रूफ की तरफ। अभी आपके लेवल पे प्रूफ है नहीं, केवल आपका है क्या, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, जिसके हिसाब से हम दो रेशियो को इक्वेट करते हैं, उनकी वैल्यू जब कैलकुलेट की जाती है तो आपको क्या मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बराबर साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू आती है। अब वो आती कैसे है, तो चलिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ठीक, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। आप एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लीजिए, ठीक, उसको पेपर पे रख लीजिए और ग्लास स्लैब की मार्किंग ले लीजिए, स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहे हैं। तो ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो गया, उसकी मार्किंग कर लीजिए, ये आपका P Q R S। ठीक, अब ग्लास स्लैब हटा लीजिए, ठीक, नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक, नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, उसको नाम दे दीजिए N और M का। ठीक है, अब क्या करिए, एक रे अपने एंगल जो आपका मेजरेबल एंगल हो वो, ठीक, जो आप मेजर कर सकते हो, जिसकी साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, वो एंगल आप यहां ले लीजिए। ठीक, तो मान लीजिए मैंने ये एंगल ले लिया आई। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका O, ये पॉइंट हो गया A।
ठीक, अब दो पिन लीजिए ए और बी। ठीक, ये आपका मान लीजिए ए हो गया, ये आपका हो गया बी। इन दोनों पिंस के बीच की डिस्टेंस आपकी लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास की होनी चाहिए। तो आपका ये एग्जैक्ट या आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। आप क्या करिए, इसी मार्किंग पे ग्लास स्लैब दोबारा रख दीजिए। ठीक, इसी मार्किंग पे आप ग्लास स्लैब दोबारा रखेंगे। फिर आपको करना क्या है, इस पॉइंट की सिधाई देखते हुए इसका जहां पे रिफ्रैक्टेड आपको दिख रहा हो थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक, थ्रू ग्लास स्लैब देखना है। और दो पिन और उसी सेम स्ट्रेट लाइन पे आपको क्या करनी है, लगानी है, जो है आपकी सी एंड डी। ठीक, रिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक, जहां पे ये ए बी और सी डी आपको स्ट्रेट दिख रहे हो वहां पे आप दो पिंस लगा दीजिए। तो मान लीजिए मुझे यहां पे ये मिला मुझे सी पॉइंट, ये मिला मुझे डी पॉइंट। तो ये क्या है, ए और बी सी डी आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन पे हो। ठीक, जिनके बेस पिन होती है उसके ऊपर एक थंब होता है, नीचे क्या होती है, एक पॉइंटेड आपकी एंड होता है, पॉइंटेड एंड। तो वो चारों पिन के पॉइंटेड एंड आपके एक लाइन में होने चाहिए। ठीक, ये हो गया। तो ये आपको क्या मिल गया, रिफ्रैक्टेड एंगल मिला। अब क्या करना है, सिंपल सा इतना आपने कर लिया। ठीक, तो सिंपल सा आप कैलकुलेट कर लीजिए साइन आई बाई साइन आर। आपको कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, मैंने उसको कांस्टेंट मान लिया है, जो भी आपको वैल्यू मिले। ठीक, ये आपको मिल गई। आपका एक स्टेप हो गया है फिनिश। ठीक, एक स्टेप हो गया फिनिश। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इस O को सेंटर मानते हुए, ठीक, एक रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये सर्किल ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब ये इंसिडेंट लाइन आपकी सर्किल को कट कर रही है। ठीक है, सर्किल को कट कर रही है डी पॉइंट पे। ठीक, और रिफ्रैक्टेड रे किस पे कट कर रही है, आपकी ई पॉइंट। ये आपका ई पॉइंट हो गया। ठीक, रिफ्रैक्टेड पूरा ड्रॉ करने के बाद आपको ये सर्किल बनाना है, पहले बता दे रहे, ये आपको पहले परफॉर्म कर लेना है, ये कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद कोई भी रेडियस मानते हुए सर्किल खींच देना है। ठीक, फिर क्या करना है, डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है नॉर्मल पे। मान लीजिए वो कट कर रही है एफ पे। ई पॉइंट से भी वही चीज करनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, वो मान लीजिए कट कर रही है जी पॉइंट पे। ठीक, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, एक तरह से देखा जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ले लें तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। क्यों, बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो एयर की जगह कुछ भी हो सकता है, यहां पे एयर ही है। ठीक, ये आपका ग्लास है, तो एयर बाई ग्लास ले लें। और जब टाइम कांस्टेंट मान लेते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाती है डिस्प्लेसमेंट इन एयर डिस्प्लेसमेंट बाई आपका ग्लास। तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं जब टाइम आपका कांस्टेंट हो तो। ठीक, टाइम हमने कांस्टेंट मानते हुए क्या किया, एजम्पशन है टाइम कांस्टेंट। क्यों, मीडियम चेंज हो रहा है तो कुछ डिफरेंस होगा, लेकिन इतना नहीं कि वो क्या हो, अफेक्टेबल हो। तो हम एजम्पशन मानते हैं कि टाइम लगभग आपका कांस्टेंट है। तो आप जनरली आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी तो मेजर कर नहीं सकते। ठीक, वेलोसिटी मेजर कर नहीं सकते तो आप केवल डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं। और अजम्पशन के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप क्या करते हैं, टाइम कांस्टेंट मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं, नॉर्मल से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वही तो क्या होगा आपका वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट, और जितना डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड होगा वही आपका क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। क्यों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, इतनी डेविएट हुई। तो इन दोनों का रेशियो हम ले लेते हैं क्या, df बाई dm। ये आपको कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे देगा और ये किसके बराबर होगा, आपके म्यू के बराबर।
ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में कुछ नहीं करना, आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू लगभग पॉइंट के अगर डिफरेंस को हटा दे, 0.0 के बाद के अगर डिफरेंस को हटा दे तो क्या होगी, ये वैल्यू लगभग इक्वल हो रही होगी। तो यहां से अप्रोक्सीमेटली मानते क्या है, म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्जैक्ट वैल्यू सेम नहीं मिलती है, लगभग अप्रोक्सीमेट हम क्या मानते हैं, साइन आई बाई साइन आर के बराबर, क्योंकि एंगल भी परफेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता एट पॉइंट प्लेस, और तो पॉइंट प्लेस में मेजर नहीं किया जा सकता, तो ये भी क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और ये भी क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, मेजर तो मीटर स्केल से ही करेंगे, तो पॉइंट के डिफरेंस को हम क्या मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये भी एग्जैक्ट नहीं है। जब दोनों एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या हो जाती है, सिमिलर, नॉट कॉन्ग्रुएंट, दोनों में डिफरेंस है। तो सिमिलर वैल्यू को इक्वेट करके हम यहां से रिजल्ट निकालते हैं, म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर का। यहां से आपको मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक तो ठीक है, ठीक, तो लगभग हम मान लेते हैं कि ऐसा ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसपास होगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो गया। अब लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं आज के, वो क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, पहला वही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाइंग ऑन द सेम पॉइंट कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, वही पहला लॉ रिफ्लेक्शन का। दूसरे लॉ में क्या होता है, आपको ये बताना रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आई बाई साइन आर। ठीक, ये आपका सेकंड लॉ है। एग्जैक्टली डेफिनेशन मैंने नहीं बताया, एग्जैक्टली डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी। ठीक, तो ये दो लॉ आपके होते हैं, पहला वही एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइंग ऑन द सेम पॉइंट कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरा म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन। तो यहां तक आपका टॉपिक होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक में आगे चलेंगे, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।